तो नमस्कार दोस्तों, मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नए लेक्चर के साथ एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का जो इतिहास है उसकी इतिहास की जो सीरीज है उसे कंटिन्यू आगे करते हुए मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कुछ जो आपके हित में है। देखो भैया, एक होती है फोटोग्राफिक मेमोरी। तो आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स है ना, अगर वो बनाएंगे जो हाथ से लिखे हुए नोट्स, तो वो अगर आप बना लेंगे ना, तो क्यों, मैं भी लिख लिख के पढ़ाता हूँ वहां पे। तो अगर आप साथ में बनाते नोट्स बनाते जाएंगे ना, तो अंत समय में, मतलब अंत समय समझ रहे हो, जब आपका एग्जाम आ जाता है तो अंत समय ही होता है। उस समय अंत समय में जो आपके रिसोर्सेस होंगे, जो आपके संसाधन होंगे, वो यही होंगे भैया। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेते तो आप जल्दी से जल्दी उसका रिवाइज कर पाएंगे और वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। आपको जैसे ही वो कंफ्यूजन में जो गलती होती है ना, और आपको लगता है यार बस ये गलत ना होता, बाकी सब हो जाता है दुनिया में गलत। तो इसलिए होता है कंफ्यूजन में आके आप 10 जगह से पढ़ोगे, फिर यहाँ से पढ़ोगे तो किस कोई मतलब नहीं रहता पढ़ने का। आप अपने नोट्स खुद बना लो, एमपी इतनी ज्यादा नहीं है, एमपी तो रटना होता है यार, रट लो, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम कल मौर्य साम्राज्य पढ़ चुके थे। इसके बाद जो मौर्योत्तर काल में जो भी वंश आए थे वो भी पढ़ चुके थे। जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ चुका था, मैं वापस वही से थोड़ा सा रिदम में आपको स्टार्ट करवा दूंगा, क्लिक करवा दूंगा। इसके बाद हम आगे की वंश पढ़ चुके थे। तो आगे जो वंश पढ़ेंगे वो है गुप्त वंश। इतिहास के हिसाब से चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो राधे रानी के चरणों में मेरा नमन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये राधे रानी के चरण कमल है, सभी नमन कर लें। आगे बढ़ते हैं। तो गुप्त काल, गुप्त काल पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमने कल पढ़ा था क्या, मौर्य साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था कल? कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य उत्तर जो, जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया था, अंतिम शासक जो बृहदत्त था, इसके बाद जो खत्म हो गया था मौर्य साम्राज्य, उसके बाद यहाँ पर जो ब्राह्मण वंश पढ़े थे हमने। ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण वंश पढ़े थे। सुंग, कर्ण, वांद्र और सातवाहन वंश हमने ब्राह्मण वंश पढ़े थे। और कुछ यहाँ पर पढ़े थे हमने विदेशी वंश, है ना। कुछ क्या पढ़े थे? विदेशी वंशों के बारे में भी जाना था। विदेशी वंश में मैंने पढ़ा था यवन, शक, पल्लव, कुषाणों के बारे में। तो यही जो कुषाण थे, कौन? कुषाण, कुषाण। तो ऐसा माना जाता है जो कुषाण शासक थे, इन्हीं के सामंत कौन थे? आपके कौन मिलेंगे आपको? इन्हीं के सामंत आपको देखने को कौन मिलेंगे? इन्हीं के जो सामंत मिलेंगे, कुषाणों के जो सामंत थे, कुषाणों के जो सामंत आपको देखने के मिलेंगे वो मिलेंगे गुप्त, है ना। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे, है ना। तो ये विदेशी थे, आप सभी को पता है, इसलिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो गुप्त शासक थे, ये वैश्य वर्ण के थे, क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे। आप सभी को पता है ये किस वर्ण के थे? वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण, आप सभी को पता है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ये क्षत्रिय वर्ण के नहीं होकर कौन से वर्ण के थे? वैश्य वर्ण के थे। और ये सामंत थे कुषाणों के। ये ध्यान रखना आप, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैंने इतना आपको बैकग्राउंड में आकर चीजें बताई। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कल से कनेक्ट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ अब पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को एग्जामों में मिलते ही है। तो गुप्त काल में ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो राजा हुए उनके बारे में जानेंगे, लेकिन गुप्त साम्राज्य की इमेज देख सकते हो आप कि ये पूरा भारत था उस समय का। ये इधर तक जो पूरा आप देख सकते हो, ये वाला इलाका, ये पूरा हिमालय वगैरह, ये सब अपने अपने ही थे। आप सभी को पता है पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक अपनी सीमाएं लगी हुई थी, वो इधर म्यांमार तक और बहुत दूर तक अपनी सीमाएं लगी हुई। तो ये गुप्त साम्राज्य, यहाँ ये वर्तमान भारत में देखा जाए तो इस वाले इलाके, पूरे इलाके में ये गुप्त साम्राज्य था। मतलब कहीं ना कहीं गुप्तों ने भी अपना बहुत बड़े स्तर पर साम्राज्य स्थापित कर लिया था, है ना। तो इसमें ये सबसे पहले देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद उनने क्या क्या कार्य किए जो मध्य प्रदेश से संबंधित है ना। बाकी तो बहुत सारे कार्य किए उन्होंने, लेकिन जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और जो मध्य प्रदेश के एग्जामों में पूछा जाएगा एमपी जीके में, उससे संबंधित क्या क्या कार्य किए वो जानेंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। ये स्टार्ट करते तो सबसे पहले गुप्त वंश के जो शासक थे उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो गुप्त वंश का शासक था, श्रीगुप्त हुआ। कौन? श्रीगुप्त। सबसे पहले श्रीगुप्त के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच, घटोत्कच के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में।
ये समुद्रगुप्त हो गया। कौन आएगा? समुद्रगुप्त के बारे में, ये समुद्रगुप्त हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बारे में जानेंगे। कुमारगुप्त के बाद जो इसका बेटा आता है उसके बारे में जानेंगे, स्कंदगुप्त। कौन आता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जो जानेंगे अंतिम शासक, इस वंश का जो अंतिम शासक होगा, उससे पहले एक और शासक रहा है जिसके अभिलेख मिलते हैं हमें, वो मिलता है भानुगुप्त। कौन? भानुगुप्त। और भानुगुप्त के बाद हम जानेंगे एक अंतिम शासक इस वंश का होता है, वो कौन होता है? विष्णुगुप्त। कौन होता है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ये अंतिम शासक माना जाता है, विष्णुगुप्त। तो ये सारे जो शासक मैंने लिखे हैं ना, ये आपको क्रम वाइज याद होना चाहिए। कैसे भी रट लो, आपके हिसाब से ट्रिक बना के, वैसे नई ट्रिक बना के, कैसे भी आप रट सकते हो इनका, तो आप यहाँ पर इन्हें रट सकते हो, है ना। तो आगे बढ़ते, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रीगुप्त के बारे में। तो अगली स्लाइड से ये देख लो, ये भैया मैंने आपके लिए बाकायदा इमेजें भी लगाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश का यहीं पे लिखा हुआ है, गुप्त एम्पायर का संस्थापक था। तो पहले शासक के रूप में जानते हैं किसके बारे में? श्रीगुप्त। ये है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बारे में जानते हैं। तो श्रीगुप्त के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये माना गया ये संस्थापक है। ये क्या है? संस्थापक। संस्थापक श्रीगुप्त क्या है? गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं, है ना। इसके बाद जो अगला शासक आता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच, ये आपके अगले शासक है। कौन है? घटोत्कच। तो घटोत्कच के बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं। घटोत्कच क्या है भैया? इसका एक अभिलेख मिलता है, सूपिया नाम का अभिलेख, जो आपका मिलता है रीवा जिला में, है ना। सूपिया अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख? हालांकि आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। सूपिया अभिलेख, सूपिया अभिलेख मिलता है घटोत्कच के बारे में, है ना। सूपिया अभिलेख, ये ध्यान रखना, ये कहां पर है? आपका रीवा जिला में। कहां पर है? रीवा जिला में। इस अभिलेख में बोला गया जो गुप्त वंश है वो घटोत्कच वंश है, इतना बोला गया। अब भैया क्यों बोला गया ये तो पता नहीं है, इतिहास में इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि जो गुप्त वंश है वो आपका गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश, गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश ही क्या है? घटोत्कच वंश। कौन सा वंश हो गया ये? घटोत्कच वंश। घटोत्कच वंश, घटोत्कच वंश। तो ध्यान रखना, ये गुप्त वंश को ही क्या कहा गया? घटोत्कच वंश कहा गया। किसमें? सूफी अभिलेख, ये रीवा वाले में। ये ध्यान रखना आप, ये देख सकते हो, ये घटोत्कच। ये हालांकि ये वाले घटोत्कच जो महाराज उठा के लाया हूँ, ये महाभारत उठा के लाया हूँ। जो भीम के पुत्र घटोत्कच थे वो वाले उठा के लाया हूँ। इस टाइप के होंगे, इसलिए मैं उठा के लाया हूँ। दूसरा बात आप देख सकते हो, ये इस टाइप के जो अभिलेख मिलते हैं, जो घटोत्कच के सूफी अभिलेख है, जो मैं उठा के लाया हूँ, सूफी अभिलेख बता रहा हूँ ना, वो यही है। ये सूफी अभिलेख में कहा गया कि गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। जो इसी का अभिलेख आपके सामने है ना। अगला शासक जानते हैं। तो इसके बाद जो अगला शासक हुआ, अगला शासक के बारे में जानते हैं। अगले शासक के बारे में, अगला शासक जो आपके सामने आता है वो आता है आपका कौन सा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कहा जाता है, बस सिर्फ इतना याद रखना चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में कि ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन सा? ये गुप्त वंश का, गुप्त वंश का क्या है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये बता दो आप, ये क्या है? फिर ये संस्थापक है, मतलब जैसे कि सामंत के रूप में किसी के अंडर, जैसे ये कुषाणों के अधीन थे। मैं पहले बता चुका हूं कि जो गुप्त थे, गुप्त वंश था, गुप्त वंश, गुप्त वंश किसके अधीन थे? तो ये थे आपके कुषाणों के अधीन। कुषाणों के क्या थे? ये सामंत थे। कुषाणों के क्या थे उस समय? ये सामंत थे। तो सामंत के रूप में किसी वंश की स्थापना की वो श्रीगुप्त ने की, लेकिन स्वतंत्र वंश के रूप में, स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र रूप में, मतलब किसी के सामंत ना रहकर स्वतंत्र रूप में जिसने स्थापना की वो कौन था? आपका चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है। उसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा इसने एक और चीज चलाई, वो है आपका गुप्त संमत, जिसके बारे में कहा जाता है इनके बारे में कि इन्होंने एक और चीज चलाई, वो आपका है गुप्त सम्मत, जिसके बारे में पूछा जा सकता है ना। गुप्त सम्मत, ये ध्यान रखना, गुप्त सम्मत किसने चलाया? शायद ये है 319 से 320 ईस्वी,
में आपका गुप्त संवत चलाया गया था। तो इतनी सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगले शासक के बारे में जानते हैं। तो अगला शासक महत्वपूर्ण हो जाता है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। दोनों शासक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको रटना ही है, मतलब वो भी रटना है। ये देख सकते हो आप। समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। तो समुद्रगुप्त आप देख सकते हो, ये बीड़ा बजाने में निपुण थे। ये सिक्का अभिलेख में भी आप इनको बीड़ा वादन करते हुए, ये बीड़ा है, बीड़ा वादन करते हुए नजर आ सकते हो। तो इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त ये कौन है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्होंने एरण को स्वभोग नगर बनाया था। दूसरा इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया? एरण को जो नाम दिया, वो नाम दिया स्वभोग नगर। मतलब इनका भोग का नगर था। यहाँ पर ये विश्राम वगैरह और मस्ती मजाक किया करते थे। तो एरण को इन्होंने क्या किया? स्वभोग नगर किया। इसके अलावा जो सिक्के मिलते हैं, इनके जो सिक्के जो प्राप्त हुए, इन सिक्कों से जो हमें जानकारी मिलती है, ये सिक्के है ना, इन सिक्कों से हमें जो जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है इनके शासन की। कहां कहां इनका शासन था? तो एरण था इनका शासन, अनूप था, एरण मिलता है आपको, अवंती मिलता है, अवंती उज्जैन हो गया आपका, और अनूप, अनूप आपका निमाड़ वाला क्षेत्र हो गया, वर्तमान में निमाड़ वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती है किस? इन शिलालेखों से हमें, ये सिक्कों से, इसके सिक्के से ये सारी जानकारी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है, इसके दरबार में रहता था एक कवि जिसका नाम था हरिशेर, जिसने इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण करवाया था। इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण करवाया था। जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में या समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसके दरबारी कवि था कौन? दरबारी कवि, दरबारी कवि था, उसका नाम था क्या? हरिसेन। दरबारी कवि था, उसका नाम था हरिसेन। और हरिसेन ने एक चीज का निर्माण करवाया था, वो इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रशस्ति। यहाँ इसकी मतलब प्रशंसा की गई है। जो समुद्रगुप्त इसके दरबारी कवि है, उसने निर्माण करवाया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो हम जानते हैं वो है आपका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में, जिसके दरबार में आपको नवरत्न बेसी नजर आ रहे होंगे। तो ये कौन सा शासक है भैया? ये आपका है कौन सा शासक? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना। इसी का नाम आपको मिलता है विक्रमादित्य। क्या नाम मिलता है? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसका नाम आपको देखने को मिलेगा इतिहास में। ये डबल मंद है ना, ये मिलता है इसका। इसके बारे में जान लेते हैं। इसने भैया दो राजधानी बनाई थी। कौन कौन सी इसकी दो राजधानियां थी? दो राजधानियां थी इसकी, दो राजधानियां थी, दो राजधानियां, दो राजधानियां थी इसके, इसकी दो राजधानियां थी। वो कौन कौन सी थी आपको? एक तो पाटलिपुत्र थी, है ना, जो मगध में ही थी। मैंने पहले मगध की राजधानी, जो आर्य वंश की स्थापना हुई थी, वो मगध थी उसकी राजधानी। फिर बदल के क्या कर लिया? पाटलिपुत्र कर दिया। वो बदलती करती रहती थी, है ना। तो पाटलिपुत्र पहली राजधानी कहाँ हो गई? पाटलिपुत्र थी। और दूसरी राजधानी जो इनकी थी वो उज्जैनी थी, उज्जैनी, ये ध्यान रखना। दूसरी राजधानी का थी? उज्जैनी थी। और दूसरी बात है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी क्या किया था कि इन्होंने इन्होंने क्या किया? चांदी की, चांदी जिसे रजत बोला जाता था उस समय, चांदी या रजत की जो मुद्राएं थी, मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम प्रचलन करवाया इन्होंने बड़ी संख्या में, ये ध्यान रखना। और अवंती जो उज्जैनी इसकी राजधानी थी, इसमें क्या था? इसमें थे इसके क्या? नवरत्न। यहीं पे थे भैया अपने क्या? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर थे क्या? नवरत्न, नवरत्न। और नवरत्न ये रहे आप सभी, कालिदास हुए, अमर सिंह हुए, चपड़क हुए, बेताल भट्ट हुए, धनवंतरी हुए, बरूकी हुए, घटपर्व हुए, और 12 मीर हुए, और शंकु हुए। ये पूरे नवरत्न थे जो इनके दरबार में निवास करते थे। इनकी ट्रिक है मेरे पास,
याद करवाने के लिए यहाँ पे वो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये आप देख सकते हो ये अलग अलग नीति शास्त्र थे। अभी आप ये ध्यान नहीं रखना इनका कार्य क्या था, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि इसके दरबार में जो नवरत्न थे उनका नाम क्या था। ये आपसे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये नवरत्न थे। इसके अलावा जो विक्रमादित्य की जो उपाधि मिली थी इसे, जो उपाधि जो धारण की थी किसकी, विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी, तो इन्होंने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो हराया था। इन्हें किसको हराया था इन्होंने, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के लिए इन्होंने हराया था शक शासक, शक वंश का शक शासक था, शक वंश का शासक था रुद्रसेन, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्रसेन तृतीय को हराकर जो विक्रमादित्य की उपाधि जो किसी शासक ने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो आपके कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में फिर आने वाले समय में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है इनके बाद, है ना। तो इन्होंने शक शासक रुद्रसेन द्वितीय को हराकर ये उपाधि धारण की थी। तो इतनी जानकारी आप समझ में आई होगी। ये हो गया। इसके अलावा इनके जो शासक था इनके समय एक विदेशी यात्री भी आया था जिसका नाम मिलता है विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री के बारे में भी जान लेते हैं। तो विदेशी यात्री कौन आता है इनके समय, तो एक विदेशी यात्री आता है, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री आता है इनके समय जिसका नाम था फायान। क्या नाम था, फायान। आप सभी ने इतिहास में इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगर आपने लूसेंट वगैरह कुछ भी पढ़ी होगी। तो फायान आया था और इसने कहा था इनके समय जो मालवा है, मालवा की जलवायु इस समय कहा गया मालवा की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, ये ध्यान रखना। इन्होंने मालवा की जलवायु के बारे में बोला था कि जो मालवा की जलवायु है वो विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु है, विश्व की, ध्यान रखना, विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है किसकी, जो मालवा की जलवायु है वो जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। इसके अलावा इस काल के इनके बारे में बोला जाता है, इनके बारे में यह भी बोला जाता है कि इनके काल को साहित्य और कला के क्षेत्र में उत्कीर्ण होने के कारण क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है, स्वर्ण काल। इनके काल को गुप्त काल का स्वर्ण काल बोला जाता है, गुप्त काल का, गुप्त काल का स्वर्ण काल बोला जाता है क्योंकि इन्होंने उन्नति की थी एक तो साहित्य में और दूसरी प्लस आपकी कला के क्षेत्र में। और ध्यान रखना प्राचीन भारतीय इतिहास में, कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, ये ध्यान रखना। लेकिन गुप्त काल में किस शासक का काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को स्वर्ण काल बोला जाता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको और पसंद आई होगी। तो एक चीज और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो बच गई है, जगह यहाँ पर लिख देता हूँ, पेन ले लेता हूं मैं ये वाला, है ना। दूसरी इनकी जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो मिलती है इनके बारे में, जो उदयगिरी की गुफाएं हैं जिनका निर्माण इनके शासनकाल में किया गया था वो आपको मिलता है चंद्रगुप्त का मंत्री थे उन्होंने करवाया था, वीरसेन साहब ने विदिशा में इन्होंने निर्माण करवाया था, निर्माण हुआ था इनके काल में। वो थी उदयगिरी गुफाएं, उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं इनके समय बनाई गई थी। और ये उदयगिरी की जो गुफाएं बनाई थी वो इनके सामंत थे। उदयगिरी आप सभी को पता है कहां पर है, विदिशा, इनके बारे में भी जानेंगे। उदयगिरी गुफाओं से भी इनकी जानकारी मिलती है। और जो इनके सामंत थे, सामंत थे जिसने निर्माण करवाया था, सामंत था कौन, वीरसेन साहब, वीर सेन साहब जो सामंत थे उन्होंने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो आई होप आप इतनी जानकारी इनके बारे में समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड आपके सामने आती है। हम पढ़ चुके हैं श्रीगुप्त के बारे में, घटोत्कच के बारे में, है ना। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम पढ़ते हैं। आपको उसके शासक के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में। तो अगला जो शासक है वो आपका आएगा कुमारगुप्त, 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 कुमारगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने, इनके समय जो इसकी जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है दो अभिलेखों से, एक तो मंसूर अभिलेख, एक तोमेन अभिलेख, जिसमें कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इनके बारे में एक तो मंसूर अभिलेख, मंसूर, एक मिलता है तोमेन, ये दोनों हैं अभिलेख, अभिलेख जिसके
जो किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन कौन से अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, वो हालांकि आगे पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा कुमारगुप्त ने क्या किया था कि बिहार में एक विश्वविद्यालय बनवाया था, उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय, जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। आप सभी को पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है, कहां पर स्थित है, बिहार में, है ना। इन्होंने निर्माण करवाया था। जब बख्तियार खिलजी पहुंचा बिहार तो उसने इसको नष्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इतनी ज्ञान क्षमता थी कि आने वाली पीढ़ी और पूरे विश्व को हम ज्ञान बांट सकते थे, इतना ज्ञान था, लेकिन उसने नष्ट कर दिया, इसलिए तो बिहार पिछड़ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला शासक जो आता है वो आपका आता है कौन, स्कंदगुप्त। इसका बेटा हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त के बारे में यहाँ पर जानकारी ये मिलती है, स्कंदगुप्त के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है कि इसके समय सर्वप्रथम किसका आक्रमण हुआ था, हूणों का आक्रमण। तो हूणों का पहली बार आक्रमण हुआ, हूणों का आक्रमण हुआ भारत पर प्रथम बार, इसके समय आक्रमण हुआ फर्स्ट टाइम। तो आप कहीं ना कहीं कहीं किसी बुक में आपको कुमारगुप्त के समय में मिलेगा, लेकिन वास्तविक जो रूप से देखा जाए तो हूणों का आक्रमण कुमारगुप्त जो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, जो इसका बेटा था। इसके अलावा इसने एक और जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार जीर्णोद्धार करवाया था, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जो जीर्णोद्धार करवाया था इन्होंने, वो करवाया था सुदर्शन झील का, सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील वही झील है जिसका निर्माण, ये ध्यान रखना, निर्माण किसने करवाया था। तो इस झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके मंत्री थे पुष्पगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री में पढ़ा चुका हूं, पुष्पगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। और ये इन्होंने फिर क्या किया, जीर्णोद्धार मतलब दो बार से उसकी जो मिट्टी चली गई होगी या आसपास से थोड़ी बहुत खत्म हो गई होगी, या उसके जो आसपास का एरिया है वो टूट चुका होगा, तो इन्होंने दोबारा से बनवा दिया। तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। हूणों के आक्रमण की जानकारी यहीं से मिलती है। तो ये सारी जानकारी स्कंदगुप्त के शासनकाल से हमें देखने को प्राप्त होती है। ये सुदर्शन झील भैया, ये ध्यान रखना, ये है आपकी सौराष्ट्र पर्वत पर। सौराष्ट्र कहां पर है, सौराष्ट्र में मिलती है, जो है आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। अगला शासक जो आपका आता है वो आपका आता है भानुगुप्त। कौन सा शासक आता है, भानुगुप्त, ये ध्यान रखना। भानुगुप्त, ये देखो आप, भानुगुप्त सर के मजे। तो जो भानुगुप्त आता है, तो भानुगुप्त का जो अभिलेख मिलता है हमें, जो सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, जो आपके क्वेश्चनों में हमेशा, तो पेपरों में हमेशा पूछा जाता है कि भैया बताओ सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से मिले, आप भूल जाते हो, लेकिन आज नहीं भूलोगे। ये एरणी अभिलेख है जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य मिले हमें पहली बार। इतिहास में कहीं पे अगर सती प्रथा के साक्ष्य मिले, हालांकि महाभारत काल में जो पांडव थे, उनके पिता जो थे पांडु, उनकी पत्नी ने हालांकि ये किया था पहले भी, लेकिन वर्तमान में जो अपनी किताबों में या इतिहास में कहीं मिलता है तो वो आपको गुप्त काल में देखने को मिलेगा। तो ये भानुगुप्त के समय मिलते हैं हमें साक्ष्य। भानुगुप्त का जब शासनकाल का, किस शासक का, भानुगुप्त का जब समय था, तो इस समय इन्होंने हूण आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण, जो मैंने बोला था कि इनके समय चल रहा था, स्कंदगुप्त के समय, तो हूण आक्रमण हुआ था। कब हूणों का आक्रमण हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ, जब हूणों का आक्रमण हुआ तो इनका एक सेनापति था गोपराज। इनका कौन था, भानुगुप्त का क्या था, सेनापति। सेनापति कौन था, वो था गोपराज। और गोपराज जो सेनापति था, उनकी पत्नी थी, जिन्होंने, इनकी पत्नी ने, गोपराज की जो थी पत्नी ने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, सती प्रथा का प्रचलन करवाया। मतलब इनके पति के साथ सती प्रथा वही होती है कि जो पति, मृतक पति है, उसके सबको गोदी में रखकर अपने आप को भी जला लेना। तो सबसे पहले यहीं पे मिलती है एरण में। ये जो हमें जो अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख, जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिलता है, और ये समय काल का ध्यान रखना 510 ईस्वी के आसपास का समय काल आपको देखने को मिलेगा, और एरण मिलता है आपको सागर में, है ना। तो ये अभिलेख वही है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भानुगुप्त के बाद जो अंतिम शासक आता है, मैं बता चुका हूँ, विष्णुगुप्त था, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था।
कौन? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त आता है जो अंतिम शासक है। क्या है ये? अंतिम शासक। ये आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में। जो अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी अगर प्राचीन काल में या किसी भी काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभिलेख मतलब कोई कुछ भी हो सकता है जिसपे कुछ भी लिख दिया, जैसे पत्थर पे लिख दिया तो पाषाण अभिलेख, गुफा के अंदर लिख दिया तो गुहा लेख। तो इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो अभिलेख, अभिलेखों के बारे में पढ़ लेते हैं जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिनसे 100% आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में मैं आपके सामने लाया हूँ। इससे पहले एक और शासक के बारे में जान लेते हैं, अगर जगह बच गई तो यहाँ पे, है ना। एक और यहाँ पर गुप्त वंश में एक और शासक मिलता है, वो होता है कांच नामक शासक मिलता है, जिसके शिलालेख आपको साकोर से मिलते हैं। ये ध्यान रखना, कांच शासक, कांच नाम का एक शासक था और जिसके कुछ एविडेंस हमें साकोर से प्राप्त होते हैं। साकोर से, इतना सा ध्यान रखना बस। कांच नामक शासक था जिसके कुछ हमें चीजें कहां से मिलती है? साकोर से प्राप्त होती हैं। बाकी इतना इंपोर्टेंट नहीं है, मैंने इंपोर्टेंट जितनी भी चीजें हो सकती है मैंने बता दिया आपने। तो अभिलेख जान लेते हैं, अभिलेख इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अभिलेखों के बारे में जो जानेंगे वो सबसे पहले जानेंगे मंसूर अभिलेख। कौन सा अभिलेख आपका? सबसे पहला जो अभिलेख जानेंगे वो मंसूर होगा, मंसूर अभिलेख। मंसूर अभिलेख, तो मंसूर अभिलेख के बारे में पीएससी में हर बार किसी न किसी बहाने से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। और जो व्यापम वाले एग्जाम है ना, जो छोटे मोटे एग्जाम है, उनमें तो भैया ये तो बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ये मान लो कि रट्टा मान लेना इस चीज से। और ऐसा लाया हूं मंसूर अभिलेख, तो भैया इसके बाहर कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। मंसूर अभिलेख, तो मंसूर अभिलेख आप सभी को पता है, इसे एक और नाम दिया जाता है, वो आपको मिलता है दसपुर। इस अभिलेख का नाम एक और मिलता है, वो आपको मिलेगा दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख, अन्य नाम क्या मिलता है इसका? दसपुर अभिलेख। दसपुर अभिलेख भी देखने को मिलेगा। इस अभिलेख में हमें जो जानकारी मिलती है, इस अभिलेख में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि भैया इस समय मंदसौर में रेशम, जो व्यापारियों का केंद्र था वो मंदसौर हुआ करता था। जो लाड़ देश के व्यापारी हुआ करते थे उनका केंद्र था। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। जो किस देश के व्यापारी हुआ करते थे? वो थे आपके लाट देश के, लाट देश के व्यापारी हुआ करते थे। लाट देश के व्यापारी हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं, लाट देश किसको कहा जाता था? गुजरात को, उस समय गुजरात को, ये ध्यान रखना, गुजरात को लाट देश कहा जाता था। तो उस समय ये व्यापारी हुआ करते थे। इसके अलावा इस शिलालेख में और बहुत सारी विशेषता है जो आपसे पूछी जाएगी कि विश्व का पहला विज्ञापन किस शिलालेख में प्रकाशित हुआ, तो वो यही था। विश्व का पहला विज्ञापन, विश्व का पहला विज्ञापन, पहला विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेगा, विज्ञापन इसी में प्रकाशित हुआ। विश्व का पहला विज्ञापन यहीं से मिलता है आपको, प्रकाशित हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा यहीं से मिलता है। ये इसके अलावा ये संबंधित किससे है? संबंधित किस किस शासक से संबंधित है, ये ध्यान रखना। एक तो ये मालवा नरेश, मालवा नरेश यशोवर्मन, यशोवर्मन से संबंधित है। और आपको प्लस मिलेगा कुमारगुप्त से संबंधित जी। किससे मिलेगा? कुमारगुप्त, है ना। इसके अलावा इसकी जो भाषा है, जो भाषा के बारे में जानेंगे वो भाषा, इसकी जो भाषा के बारे में जानेंगे, भाषा, तो भाषा इसकी मिलती है आपकी संस्कृत, संस्कृत। और भी इसके बारे में जानेंगे, इसकी रचनाकार कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके रचनाकार, एक एक रचनाकार बत्स भट्टी है। कौन है? बत्स भट्टी। ये ध्यान रखना, जो भी मैं लिख रहा हूं बत्स भट्टी है,
इसकी रचनाकार जो भी मैं लिख रहा हूँ, जितना भी लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। फालतू चीज मैं लिखता भी नहीं हूँ, ना पढ़ाता हूँ, क्योंकि ज्यादा ज्ञानवान बनने से और बनाने से कोई मतलब नहीं, कभी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी होती है जो आपके एग्जाम में आती है और निरंतर रूप से यही पूछी जाती है। लेकिन हम ज्ञानवान बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, यही चीज होती है इसमें। और जो उल्लेख मिलता है, इसके अलावा जो इसमें उल्लेख मिलता है, किस किस चीज का मिलता है उल्लेख? उल्लेख किस किस के बारे में मिलता है? जो उल्लेख मिलता है वो आपको एक तो मिलता है सूर्य मंदिर, दसपुर का जो सूर्य मंदिर है उसके बारे में, सूर्य मंदिर के बारे में, यहाँ एक सूर्य मंदिर स्थित है दसपुर में, उसके बारे में, और विक्रम तिथि के बारे में, विक्रम तिथि के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। तो ये दसपुर, ये मंदसौर अभिलेख है जिसके बारे में मैंने लगभग लगभग सभी जानकारी आपको दे दी। तो ये आपको याद होना चाहिए और बेहतरीन तरीके से आपको रटा होना चाहिए। आगे बढ़ते, अगला अभिलेख आता है वो आपका आता है कौन सा? सांची अभिलेख। सांची के बारे में जान लेते हैं। सांची अभिलेख, सांची अभिलेख के बारे में कहा जाता है कि सांची जो अभिलेख था, ये आप सभी को पता है सांची कहां पर है? रायसेन में, रायसेन में। तो इस अभिलेख में ये जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? ये पूछा जाता है जानकारी। इस अभिलेख में जो जानकारी मिलती है कि इसमें सबसे पहले हरिसोमनी नामक जो एक महिला थी, उन्होंने सबसे पहले काकनाथ बौद्ध में, मतलब जो सांची में आर्य संघ को दान दिए जाने की सबसे पहले जानकारी मिलती है। तो हरिसोमनी द्वारा, हरिसोमनी, ये हरिसोमनी है, हरिसोमनी द्वारा हाँ काकनाथ बोट, जो आप सभी को पता है किसका नाम है, मैं बता चुका हूं, काकनाथ बोध या बोट। ये आपको बोट भी मिलता है और बोध भी मिलता है, तो ध्यान रखना। काकनाथ बोट बेसिकली किसका नाम है? सांची का ही नाम है, सांची का प्राचीन नाम है। यहाँ पर स्थित है आर्य संघ। क्या है? आर्य संघ। तो इसमें दान दिए जाने की जानकारी मिलती है, दान, दान दिया था उसकी जानकारी इसमें मिलती है। ये भी ध्यान रखना, जो हरिसोमनी है ये बौद्ध उपासक संत सिद्ध की पत्नी है। ये पत्नी किसकी है? ये ध्यान रखना, ये पत्नी है, ये पत्नी किसकी है? बौद्ध उपासक, ये भी ध्यान रखना, बौद्ध उपासक संत सिद्ध, संत सिद्ध की पत्नी है, बौद्ध उपासक संत सिद्ध की जो पत्नी है उसके बारे में ये सारी जानकारी अपनी हो गई है ना। अगला जो अभिलेख है, जो अगला अभिलेख के बारे में जानेंगे, वो अगला अभिलेख है आपका तुमेन अभिलेख। तुमेन, जो आपको मिलेगा अशोकनगर में, अशोकनगर में। इसमें क्या हमें जानकारी मिलती है? जानकारी, जानकारी। तो इस अभिलेख में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है कि भैया जो कुमार गुप्त था उसे शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ये ध्यान रखना, कुमार गुप्त को, कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। शरतकालीन सूर्य की भांति चमकता हुआ बताया गया, सूर्य की भांति, मतलब जो शरत काल में सूर्य चमकता है उस समान कौन चमकते हैं? कुमार गुप्त चमकते थे, है ना, उभरता हुआ। तो इस टाइप से समझ लो, उभरता हुआ सितारा, जैसे राहुल गांधी जी, इस टाइप से शरतकालीन सूर्य है वो भी। अगली जानकारी जो हमें मिलती है इसमें मिलती है कि इन्होंने जो अपनी सत्ता है वो फिर अपने पुत्र स्कंद गुप्त को दे दी थी। इन्होंने अपनी जो सत्ता है, इसी अभिलेख में जानकारी मिलती है, सत्ता किसे दी थी? स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त जो इनका पुत्र था, आप सभी को पता है, उनको इन्होंने दे दी थी। तो इतनी जानकारी आपको इनके इस अभिलेख के बारे में, तुमेन अभिलेख के बारे में आपको मिल होना चाहिए। ये अशोकनगर में है, ये सारी जानकारी होगी। जो अगला अभिलेख है वो आपको, जो आपको मिलता है वो सूफिया मिलता है। कौन सा अगला अभिलेख? सॉरी, जो अगला अभिलेख मिलता है वो आपको, चौथा अभिलेख जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सूफिया। कौन सा?
सुपिया में बता चुका हूँ, सुपिया के बारे में आप सभी जानते हैं, ये रीवा में मिल रहा है, और जिसमें गुप्त वंश को क्या कहा गया है, घटोत्कच वंश कहा गया है इसी अभिलेख में। एक आपको मिलेगा कौन सा, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख, इस अभिलेख में कहा गया कि भैया जो दसपुर मंदसौर में सूर्य मंदिर निर्माण करवाया था वो हूण शासकों ने करवाया था, वो भी तोरमान ने। तो हूण शासक इसमें मिलता है, हूण शासक, हूण शासक तोरमान, तोरमान ने किसका निर्माण करवाया था, हूण शासक तोरमान ने दसपुर में स्थित, दसपुर आप अभी मैं पढ़ा चुका हूँ उस मंदिर के बारे में ना, दसपुर अभिलेख के बारे में उसी में मिलता है। दसपुर में जो मंदिर है कौन सा, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना। इस अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में ये जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एरण आप सभी को बता ही चुका हूँ, एरण में बता ही चुका हूँ। इसके अलावा एक उदयगिरी अभिलेख भी मिलता है, उदयगिरी गुफा भी मिलती है, उदयगिरी अभिलेख भी मिलता है, उदयगिरी अभिलेख, अभिलेख। इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि शंकर नामक व्यक्ति ने जो पार्श्वनाथ थे उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखना आप। इसमें शंकर नमो नामक व्यक्ति, शंकर नामो व्यक्ति ने क्या करवाया, शंकर नमो या शंकर नामक व्यक्ति ने किसका निर्माण करवाया था, पार्श्वनाथ की मूर्ति का, पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना, मूर्ति का निर्माण करवाया था। इसमें उदयगिरी अभिलेख में, उदयगिरी कहां पर है, उदयगिरी की गुफाएं भी मिलती है, वो आपको विदिशा में देखने को मिलेगी, है ना। तो इतनी जानकारी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये सभी जो महत्वपूर्ण अभिलेख हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताए हैं वो आपके सामने है। दूसरी चीज, हम जो गुप्त काल से संबंधित मंदिर हो सकते हैं उनके बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ, ये गुप्तकालीन मंदिर है नाचना कोटार का मंदिर, जो पन्ना में स्थित है, जो माता पार्वती संबंधित है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसे एक अन्य नाम कहा गया, चौमुखनाथ शिवालय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा मंदिर एरण का विष्णु मंदिर, आपको मालूम होना चाहिए। एरण कहाँ पर स्थित है, तो एरण आपका है सागर में। कहाँ पर स्थित है, एरण कहाँ पर स्थित है, वो सागर में स्थित है, जिसमें 12 अभिलेख भी मिलता है। 12 नाम का एक अभिलेख मिलता है जिसमें हूण शासक तोरमान के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर जो आपको सतना में मिलेगा, ये पाषाण निर्मित एक मुखी शिवलिंग भी मिलती है। एक तिगवा का विष्णु मंदिर जो आपको, जिसकी खोज अलेक्जेंडर ने की थी। तिगवा कहाँ पर मिलता है आपको, जबलपुर में, ये ध्यान रखना। तिगवा कहाँ पर है, ये जबलपुर में, जबलपुर, ये ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ गुफाएं मिलेगी, उदयगिरी की गुफा जिसके बारे में बता गया, बाघ की गुफा जो बागिन नदी किनारे स्थित है ना, धार में स्थित है, और खोज इसकी की थी 1818 में डोंगर किल ने, है ना। बागिन नदी, ये नापन नदी कौन सी है, गुफाएं, ये यहाँ पर जो नदी है, बाघ की गुफाएं जो नदी है वो आपकी नदी मिलेगी वागिन। और इस गुफाओं की जो तुलना, बाकी गुफाओं की तुलना की जाती है, ध्यान रखना, जो तुलना की जाती है वो आपकी की जाती है अजंता की गुफाओं से, है ना, जो आंध्र शासकों ने बनवाई थी, अजंता की गुफाओं से की जाती है। अजंता, जो अजंता कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाओं से की जाती है, ये महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं, ये ध्यान रखना। तो इसके अलावा हम इन्हें याद करने के लिए क्या करें, मैप में डिकोड कर लेते हैं। जैसे नाचना कोटार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना में स्थित है, तो यहाँ पर ये होगा आपका पन्ना, जी, यहाँ पर ये पन्ना मान लो, ये आपका नाचना कोटार का मंदिर है, नाचना कोटार का मंदिर, ये आपका कहाँ पर हो गया, पन्ना में स्थित हो गया। आप अगर एक बार मैप में डिकोड कर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो अगला मंदिर है एरण का सागर मंदिर, यहाँ पर सागर है ना, यहाँ पर जो एरण का मंदिर है, एरण मंदिर, है ना, इसका एरण का मंदिर है। जब 12 अभिलेख भी मिलता है, और शासक तोरमण की जानकारी भी मिलती है। उमरा का अभिलेख जो सतना में स्थित है, तो यहाँ पर जो सतना है, पन्ना सतना, सतना में क्या मिलता है आपको, बुमरा, बुमरा का शिव मंदिर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा
सतना में। इसके अलावा जो आपको मिलेगा कौन सा, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में, जबलपुर यहाँ पर है, ये तिगवा का विष्णु मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर ये यहाँ पर सतना लिख लो, ये सतना में स्थित है। ये नाचना कोटार का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये पन्ना में स्थित है। ये एरण का मंदिर ये सागर में है, सागर में है ना। ये जबलपुर में है, जबलपुर में। ये हो गए आपके तिगवा का विष्णु मंदिर। ये 4 ही मंदिर है जो आपको याद रखना है, ये भी ध्यान रखना है इसकी खोज किसने की थी। इसके अलावा कुछ गुफाएं, गुफाओं को भी आप उदयगिरी की गुफाएं यहाँ पर विदिशा में, ये गुफाएं लिख लेना। गुफाओं के बारे में इस टाइप से आप अपने मैप में डिकोड कर लोगे ना अपने हाथ से निर्मित, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर लाया हूँ, ये विदिशा मान लो, विदिशा। विदिशा में कौन सी गुफाएं है, उदयगिरी, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है, विदिशा में स्थित है। इसके अलावा आपकी बाघ की गुफाएं मिलेंगी, बाघ की गुफाएं यहाँ पर मिलेंगी जो धार में मिलेंगी आपकी, धार में, ये ध्यान रखना, धार में मिलेंगी किसकी गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। तो ये गुप्त काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया। और आगे अगर वीडियो बढ़ाएंगे और भी कुछ पढ़ना था, लेकिन वो अगर आगे वीडियो बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा होता है लंबा, अगले सर भी पढ़ाना होता है, तो आप इतनी वीडियो में फिलहाल चीजें देख लेते। तो एक बार हम सभी चीजों का क्या करते हैं, रिवाइज, क्या करते हैं, एक बार सभी चीजों का मिलकर करते हैं हम रिवाइज। तो हमने सबसे पहले आज जो पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के बाद जो स्टार्ट किया, वो सबसे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के बाद जो स्टार्ट हुए थे ब्राह्मण वंश आए थे, है ना, और आए थे विदेशी। विदेशियों में सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था यवन शक पल्लव कुषाण, जो अंत में कुषाण आए। कुषाणों के सामंत कौन थे, आपके गुप्त शासक थे जो वैश्य वर्ण से संबंधित थे। और गुप्त शासकों के गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। हमने आगे पढ़ा, आगे क्या पढ़ा, गुप्त काल के बारे में, शासकों के बारे में जाना कि पहला शासक कौन था, आपका श्रीगुप्त था, फिर घटोत्कच था, फिर चंद्रगुप्त प्रथम था जो वास्तविक संस्थापक माना गया, है ना। श्रीगुप्त को संस्थापक माना गया। घटोत्कच के बारे में सूफी अभिलेख दीवार से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमने पढ़ा किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद जो प्रशस्ति है जो उसके दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने बनवाई, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। इसके अलावा जो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में जो आता है, समुद्रगुप्त के बारे में, अरे यार, समुद्रगुप्त के बाद जो आता है वो आपका आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद आपका आता है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, ध्यान रखना। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि कैसे धारण की। तो उन्होंने ऊर्ण शासक हराया था रुद्रसेन तृतीय को हराकर, जो शक वंश का शासक था, सॉरी शक वंश के शासक रुद्रसेन तृतीय को हराकर उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उनके दरबार में नवरत्न थे जिनकी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आगे, नवरत्न हुए। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, इनके जो इनके दरबार, इनके समय क्या आया था, फायान आया था, और जिसने बोला था कि मालवा की जलवायु विश्व की सबसे बड़ी जलवायु है। इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी आपकी, एक पाटलिपुत्र एक उज्जैनी। उज्जैनी थी, उसमें आपके मिलते हैं, आपके नवरत्न मिलते हैं। इसके अलावा इन्हें राजा या चांदी की मुद्राओं का प्रचलन भी करवाया था। कुमारगुप्त के बारे में हमें 2 अभिलेखों के बारे में जानकारी मिलती है, तुमेन और मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। एक नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, वो जानकारी ये मिलती है कि स्कंदगुप्त ने क्या किया था, स्कंदगुप्त के समय ऊण आक्रमण हुए थे सबसे पहले, और ऊण आक्रमणों की जानकारी यहीं से मिलती है। इसके अलावा इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री ने बनवाई गई थी, बेसिकली देखा जाए तो पुष्पगुप्त ने बनवाई थी, जो सौराष्ट्र में स्थित है ना। इसके अलावा फिर भानुगुप्त के बारे में पढ़ा। भानुगुप्त के बारे में जो एरन अभिलेख हमें सागर से मिलता है 510 ईस्वी में देखने को मिलेगा। भानुगुप्त के जो ऊणों का आक्रमण था, जिसमें ऊणों के आक्रमण के समय इनका सेनापति था गोपराज जो मारा गया, तो उनकी पत्नी ने क्या किया था, सती हुआ था, और यहीं से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलने की देखने को मिल रही। इसके अलावा जो भानुगुप्त के बाद विष्णुगुप्त आया, और विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था।
हम आगे बढ़ के हमने अभिलेखों के बारे में जाना। अभिलेख के जो थे मंसूर अभिलेख था, मंसूर अभिलेख के बारे में दस्तूर अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें जो जानकारी मिलती है रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मिलती है जो लाड़ देश के व्यापारी थे, इससे जो संबंधित थे वो मालवा शासक यशोवर्मन और कुमार गुप्त से ये संबंधित माना जाता है। कौन सा अभिलेख? मंसूर अभिलेख। इसकी भाषा संस्कृत थी, इसका रचनाकार बच्ची भट्टी था और इसमें जो उल्लेख मिलता है विक्रम तिथि का मिलता है और जो दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण है उसका बारे में मिलती है। ग्वालियर अभिलेख में मैंने बताया था, यहीं पे बता दूं कि उसमें भी सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया था उसमें जो तोरमाण था उसके बारे में जानकारी मिलती है, हुण शासक, है ना। ये आपका हो गया। तो ऐसे सबसे पहले विश्व का पहला विज्ञापन भी माना जाता है इसी अभिलेख में, ये पूछा जा चुका है। सांची ये रायसेन में स्थित है, जिसमें जानकारी मिलती है कि ये बौद्ध उपासक था संसिद्धि, जिसकी पत्नी थी हरिशोमनी, जिसने काकनाथ बौद्ध या काकनाथ बोट में क्या किया था? आर्यसन को दान दिया था, जिसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा तमेन अभिलेख अशोकनगर में मिलता है, जिसमें जो कुमार गुप्त था उसे शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है और इसमें बताया गया है कि अपनी सत्ता अपने बेटे को दी थी स्कंद गुप्त ने। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़े हमें सुफिया अभिलेख जो रिवा मिलता है, आप सभी को पता है, इसी में घटोत्कच को कुमार जो गुप्तकाल को घटोत्कच वंश कहा गया, या गुप्त वंश को, है ना। ग्वालियर अभिलेख हुण शासक तोरमाण की जानकारी मैं बता चुका हूँ। उदयगिरी की अभिलेख इसमें मिलता है कि जो विदिशा में स्थित है शंकर नामक व्यक्ति ने क्या किया था? पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण किया था। इसके अलावा हमने जो पढ़ा वो मंदिरों के बारे में पढ़ा। हमने गुप्त काल में प्रमुख रूप से 4 मंदिर पढ़े, वो ध्यान रखना। सबसे पहले नाचना कोठार का मंदिर जो पार्वती मंदिर स्थित है वो पन्ना में स्थित है और इसका एक अन्य नाम मिलता है वो चौमुखनाथ नाम से मिलता है। इसके अलावा चौमुखनाथ शिवालय के नाम से मिलता है। एरण का विष्णु मंदिर जो सागर में स्थित है, इसमें ध्यान रखना 12 अभिलेख भी मिलता है। यहाँ पर हुण शासक तोरमाण के बारे में मिलता है। बुमरा का शिव मंदिर भी पढ़ा हमने, इसमें सतना में स्थित है, पाषाण निर्मित एक मुख्य शिवलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। टिब्बा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर में स्थित है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। 2 गुफाओं के बारे में पढ़ा हमने। उदयगिरी की गुफाएं जो कहाँ पर स्थित है मैं बता चुका हूँ। जो किसने बनवाई थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के एक सामंत थे। कौन थे? सामंत थे, उन्होंने बनवाई थी, सामंत ने बनवाई थी। वीरसेन साहब ने उदयगिरी की गुफाएं बनवाई थी। किसने? वीरसेन साहब। वीरसेन साहब ने, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सामंत थे, उन्होंने बनवाई थी। इसके अलावा हमने बाघ की गुफाएं पढ़ी जो बागी नदी के किनारे धार में स्थित है। बाघ की गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है और इनकी खोज 1818 में डोंगर फील्ड द्वारा की गई थी, है ना। ये सारी हो गई चीजें। अब हम एक ट्रिक पढ़ते हैं और ट्रिक के बारे में जानते हैं। तो ट्रिक है भैया सीधी सच्ची, जो नवरत्नों को याद करने की ट्रिक है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। वो है, कल अमन ने 12 बोतल शराब पीकर धन क्षण भर में घटा दिया। क्या ट्रिक है आपकी? कल अमर ने 12 बोतल शराब पीकर क्या किया? धन क्षण भर में घटा दिया। पीकर है ये, पीकर धन क्षण भर में क्या किया? घटा दिया। ये घटा है, घटा दिया, ये ट्रिक है आपकी, है ना। तो कल अमन ने 12 बोतल शराब पीकर धन क्षण भर में घटा दिया, ये आपकी ट्रिक है ना। ये इससे क्या होगा आपकी, इससे जो याद होगी, ये ट्रिक्स है जो किसके याद करने का तरीका है, ये आपकी है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे, उन्हें याद करने का तरीका है जिससे आपको पूरे के पूरे नवरत्न याद हो सकते हैं। मैं अंत में इसलिए बता रहा हूँ, जिसको देखना है देख ले, ना देखे ना देखे, है ना। अच्छा है ना। तो कल से हो जाएगा आपका कोर्स, किसका नाम? तो कल से मिलेगा आपको कालिदास। कल से ध्यान रखना कालिदास का नाम आएगा। अमर से आएगा अमर सिंह, ने से कोई नहीं आएगा। जो जहां पर मैंने गोला लगा दिया उससे कुछ भी नाम नहीं आने वाला, यहाँ पर भी लगा लो दिया, है ना। कल अमन ने 12 बोतल शराब पीकर धन क्षण भर में घटा दिया। कोई भी इंसान शराब पिएगा तो भैया शराब जो धन है, जो पैसा है, वो तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। इस ट्रिप का ये मतलब है।
तो उस ट्रिक के नाम भी याद रख लो। 12 मीर है इसका नाम, 12 मीर। बोतल मतलब बेताल बट, बेताल बट आपको ये नाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा शराब मतलब शंकु आपको देखने को मिलेगा, शंकु, है ना। इसके अलावा और नाम धन, क्षण, क्षण, घट, घट पर बर, बरुचि, ये बरुचि मिलेगा। घटा कर, घटा, घटा दिया मतलब घटा मतलब घट पर, घट पर, ये सभी आप देख सकते हो। कौन कौन से बज गए, ये आपके कौन कौन से हो गए? तो अमर सिंह हो गया, कालिदास हो गया, शंकु हो गया, 12 में घटक पर हो गया, घटक पर, धनवंतरी, बेताल भट्ट और चपड़ाक, चपड़ाक, कौन सा हो गया? चपड़ाक। ये आपका हो गया चपड़ाक, है ना। ये घटक पण, घटपण हो गया, ये आपका हो गया घटपण, ये देख लो आप। घटक पर, क्या नाम है यार? घटक पर, है ना। और धन मतलब धनवंतरी, धनवंतरी। ये आपके हो गए ना नो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, हाँ ये हो तो गए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना। तो ये ध्यान रखना कि कल अमन ने 12 बोतल शराब पीकर धन क्षण भर में घटा दिया। मतलब कोई भी इंसान अगर शराब पिएगा, अमन ने पी ली भैया शराब, तो शराब पीकर धन तो क्षण भर में घटना ही है भैया, बिल जाएगा ना, पेमेंट जाएगा, वो धन क्षण भर में घटा दिया। तो भैया कल से कालिदास हो गया, अमर से अमर सिंह हो गया, 12 से 12 मीर हो गया, बोतल से बेताल भट्ट हो गया, शराब से शंकु हो गया, धन से धनवंतरी हो गया, क्षण से छपड़ाक हो गया, और बर से बरुचि हो गया, घटा से घटक पर्व हो गया, है ना। और जो गोले लग रहे हैं उसका उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये आपके जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, उनको याद करने का तरीका या ट्रिक हो गई आपके सामने। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।